नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति के बारे में चर्चा कर रहे थे। ठीक है, हमने एक रोड मैप तैयार किया था कि ब्रिटिशर्स की आर्थिक नीति को हम कैसे पढ़ेंगे। उसमें कई सब टॉपिक्स थे, तो उनमें जो पहला सब टॉपिक्स है हम उस पर चर्चा आज करने जा रहे हैं, ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति के को लेकर के। ठीक है, ब्रिटिशर्स की भू राजस्व नीति। हम अंग्रेजों ने किसानों को इतना बर्बाद किया 1947 तक, सबकी आय का स्रोत जो होता था वो किसानों के उपज में हिस्सा। आप इतिहास उठा करके देख लेंगे। बट अंग्रेजों ने किसानों को इतना बर्बाद, इतना तबाह किया कि 47 से लेकर के 2018 तक किसी भी सरकार ने किसानों के उपज पर कर नहीं लिया। आ रही है बात समझ में? अंग्रेजों ने क्या किया? इतने मुगल आए, अहमद शाह आया, नादिर शाह आया, जो भी आया गया किसानों से लिया जा रहा है। अंग्रेजों ने इस कदर तबाह कर दिया किसानों को कि उसके बाद अब तक किसी भी सरकार ने अब तक जो है किसानों से कर लेने की हिम्मत नहीं जुटाई। कि ये पता है ना सभी को, उपज पर कोई रेवेन्यू, कोई कर नहीं दिया जाता है। जिसके पास भूमि होती है वो रेंट रसीद कटाते हैं, पर बट कोई उपज पे कर नहीं देता है। कितना भी कोई समृद्ध किसान हो वो कर नहीं देता है। इसमें तीन तरह की पॉलिसी का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रारंभिक अनुभव, अंग्रेजों का शुरुआती अनुभव कैसा कैसा रहा। ठीक है, फिर हम लेंगे जमींदारी बंदोबस्त या अस्थाई बंदोबस्त। दोनों वर्ड बहुत पॉपुलर हैं, जमींदारी सेटलमेंट या परमानेंट सेटलमेंट। इसका मतलब ये है कि जहां भी ये सिस्टम लागू होगा वहां जमींदारों से सरकार रेवेन्यू वसूलेगी। जमींदारों का काम होगा किसानों से पैसा वसूलना। मैं भी बताऊंगा, लिखाऊंगा इसके बारे में। ठीक है, फिर तीसरा जो होगा, जो अंग्रेजों का होगा, वो होगा रैयतवारी बंदोबस्त। रैयत का मतलब होता है किसान। रैयत शब्द किसानों के लिए यूज किया जाता है। यहाँ उन किसानों के लिए यूज किया गया है जिनका भूमि पर मालिकाना हक था। तो कहा यह गया है कि रैयतवारी बंदोबस्त। ठीक है, और फिर एक और सिस्टम पढ़ेंगे हम, महालवारी बंदोबस्त। महालवारी बंदोबस्त, ये शब्द भी रेवेन्यू कलेक्शन का एक यूनिट होता है। ठीक है, तो ऐसे हमें ये पढ़ना है। ये जमींदारी बंदोबस्त ये जो है ये लागू किया गया था बंगाल। थोड़ी थोड़ी सामान्य जानकारी दे रहा हूं मैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तरी मद्रास के कुछ भागों में। ठीक है, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को जब जीता पूरा 100 वर्षों में, तो इसके तीन प्रांत थे। एक पूरा दक्षिण का प्रांत हो गया मद्रास, ये पूरा पश्चिम सिंध विंध्य सहित हो गया बॉम्बे। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, झारखंड, ये सब हो गया बंगाल। तीन प्रांत हैं। तो बंगाल प्रांत की सीमा वैसे मद्रास तक, ऊपर का जो इलाका था उससे कुछ जो है जगह उड़ीसा से लगा हुआ होता था, आंध्रा का कुछ एरिया, वो मद्रास का हिस्सा हुआ करता था। तो जमींदारी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? यहाँ लागू किया गया। ठीक है, एरिया वाइज। किसानों से पैसे वसूलने का एक तरीका नहीं है, तीन अलग अलग तरीके हैं। ये भी हम देखेंगे कि क्यों अंग्रेजों ने एक तरीके को लागू नहीं किया, क्यों तीन तरीके अपनाए। एक ही तरीका लागू कर सकते थे। एक तो ये एरिया हो गया, और भी जानकारी मैं दूंगा अभी फैक्चुअल इसके बारे में। रैयतवारी बंदोबस्त लागू था बॉम्बे, मद्रास,
तथा असम के कुछ भागों में। बॉम्बे, मद्रास, असम के कुछ भागों में। ठीक है। फिर माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया मध्य प्रांत, यानी कि मेनली एमपी और एमपी से सटे हुए महाराष्ट्र का एरिया, नागपुर और ये इलाका जो था ये मध्य प्रांत का हिस्सा था। माहलवारी बंदोबस्त लागू किया गया मध्य प्रांत। ठीक है। मध्य प्रांत कहने का मतलब है एमपी और महाराष्ट्र का कुछ एरिया। मध्य प्रांत के बाद लिखो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी यूपी, और फिर लिखो पंजाब। पंजाब के ब्रैकेट में लिख कर लेना ग्राम प्रथा। ठीक है। तो ये तीन एरिया वाइज हो गए। ठीक है। हम सबसे पहले प्रारंभिक अनुभव को लिख लें हम, फिर हम आगे चलेंगे, समझाते जाएंगे आपको। इसमें और भी फैक्चुअल जानकारी दूंगा। अभी बस मैंने ये बता दिया कि देखो ये अलग अलग हिस्सों में तीन सिस्टम है, तीनों का एक टेबल भी बना देंगे हम, क्या अंतर था तीनों में। सबसे पहले लिखो प्रारंभिक अनुभव। लिखो भू राजस्व के क्षेत्र में अंग्रेजों को या अंग्रेजों ने प्राथमिक अनुभव बंगाल में प्राप्त किया, बंगाल में प्राप्त किया। या ग्रहण किया। लिखो 1757 में 1757 में 24 परगना जमींदारी अधिकार दिया गया था। पहली बार अंग्रेजों को रेवेन्यू का अनुभव यहीं होना शुरू हुआ। ठीक है, कॉमा। लिखो 1760 में, 1760 में वर्धमान, मिदनापुर एवं चटगांव, चटगांव की जमींदारी अधिकार से भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में भू राजस्व व्यवस्था के संदर्भ में प्राथमिक अनुभव प्राप्त हुआ। ठीक है। अब यहाँ क्या था, अंग्रेजों ने लिया कि भाई इस क्षेत्र में रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे। जमींदारी अधिकार का मतलब बताया था ना हमें। सपोज दैट कि ये मान लो एक है, यहाँ पर कोई 50 या 100 लोगों के पास जमीन है। ठीक है। किसी एक के पास बहुत ज्यादा जमीन है, उसको जमींदार भी कहा जाएगा। इस एक व्यक्ति का काम होता था 99 लोगों से, जो है 49 लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देना। अंग्रेजों ने यहाँ किया नहीं कि बस देखा सिस्टम कैसे काम करता है, सारा पैसा जो मिलता था वो अपने पास रख लेते थे। तो शुरुआती अनुभव अंग्रेजों को यहाँ होना शुरू हुआ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। अगला पॉइंट लिखो 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दिया गया। इसके साथ ही भू राजस्व वसूली
संबंधी अनुभव का दायरा व्यापक हुआ। भू राजस्व वसूली संबंधी अनुभव का दायरा व्यापक हुआ। अनुभव का दायरा व्यापक हुआ। अगला पॉइंट लिखो। 1772 में प्रत्यक्ष नियंत्रण के बाद अंग्रेजों ने कुछ प्रयोग भी किए। जैसे 1772 में 1772 में 5 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकारों को नीलाम कर दिया गया। वसूली के अधिकार को नीलाम कर दिया गया। भू राजस्व वसूली के अधिकार को नीलाम कर दिया। अब इस समय क्या हुआ, जब कब्जा किया अंग्रेजों ने तो इन्होंने 5 वर्षों के लिए भाई इकट्ठे ही उन्होंने बोली लगा दी। रेवेन्यू सर्कल पहले से बना हुआ है, ठीक है। जो ज़्यादा बोलेगा उसको दे देंगे, वसूल कर वो हमें हर एक साल देते रहेंगे। अंग्रेजों ने अपना प्रयोग शुरू किया। उसको लगा कि इसमें जो ज़्यादा बोली लगाएगा उससे ज़्यादा पैसा आ जाएगा, निश्चिंत हो जाएंगे 5 साल के लिए। अब ये वसूलेगा अपना। वो धीरे धीरे सीख रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं। वो इसमें थोड़ा अंग्रेजों का नुकसान हो गया। फिर उन्होंने क्या किया, प्रति वर्ष बोली लगानी शुरू की। हर बार बोली लगाएंगे तो बढ़ा के लगाएंगे, कुछ ज़्यादा पैसा आएगा। खेती का विकास कैसे हुआ, किसानों का क्या होगा, एक बार 1 मिनट भी इसके बारे में नहीं सोचना है। पैसे कैसे आएंगे इस पे सारी की सारी ऊर्जा लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ब्रैकेट में यहां लिख लेना पंचसल्ला। एक वर्ड इसके लिए यूज किया गया है, पंचसल्ला। 5 वर्षों के लिए जो किया गया था, सल्ला यानी साल से लिया गया है, ठीक है। इसी में लिखो 1777 से प्रतिवर्ष भू राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम किए गए, ऑक्शन किए गए। इसके लिए एक सल्ला शब्द यूज किया जाता था, ठीक है। दोनों ही परिस्थितियों में, इसी में लिखो, दोनों ही परिस्थितियों में अंग्रेजों को आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ा। इनस्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आय की अस्थिरता का सामना करना पड़ा। ठीक है, दोनों में उनको दिक्कत हो रहा था कलेक्शन करने में, क्योंकि लगातार वॉर हो रहे थे। इसलिए जब ये प्रयोग चल रहा है तो कुछ लोग कुछ तो लड़ भी रहे हैं ना हिंदुस्तान में, तो बहुत ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। तो लिखें अंततः 1790 में, हाँ 1790 में 10 वर्षों के लिए भू राजस्व वसूली के अधिकार नीलाम किए गए। और 1793 में इसे अस्थाई बना दिया गया, परमानेंट बना दिया गया। 1793 में इसे अस्थाई बना दिया गया, परमानेंट कर दिया गया। तो ऐसे ही शुरुआती अनुभव से इन्हें परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि एक बार नीलाम कर दिया कि अब दोबारा नहीं। एक बार मान लो किसी भी जगह का एक जमींदार बना दिया, ठीक है, कोई भी बन जाओ, आप में से ही कोई बन जाओ, ठीक है। हाँ, चलो सलील भैया को हम लोग बनाते हैं। मान लो सलील मुखर्जी नगर का जमींदार है। एक बार 1793 में यहाँ नीलामी हुई। जमींदार में तो नीलामी में बहुत सारे लोग जो है नीलामी में बैठ सकते हैं। तो एक बार तय हो गया कि सलील को
100 रुपये देने हैं अब अंग्रेजों को। 1793 में जो तय हुआ, 1947 तक 100 ही रुपये देगा अंग्रेजों को। ठीक है, ये फिक्स हो गया, अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों था ऐसा, क्या था, अभी मैं बताऊंगा विश्लेषण में ऐसा क्यों किया गया। तो इसका मेन सेंस यही है, पीयूष का काम होगा हम सब लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करके सरकार को देना। ठीक है, सलील का काम होगा कि पूरे गांव से रेवेन्यू कलेक्ट करके, तो किसानों से जो है सलील कलेक्ट करेगा, और आगे जो है सलील सरकार को देगा। इसका एक सेंस दिया गया। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है? किसी ने कहा कि सलील तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। अभी ना मैं इस टॉपिक को उठा रहा हूँ, मैं उसमें विश्लेषण में आ जाएगा किसानों की दशा क्यों बिगड़ गई, ये सारी बातें अभी आ जाएंगी। अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है टॉपिक, मैंने बस इंट्रोड्यूस किया है इसको। यही तो मैं भी चाहता हूँ कि सारे थॉट्स आपके अंदर आ जाएं, जो क्वेश्चन है आप लिख लीजिए, फिर टॉपिक ख़त्म होने के बाद आप पूछिएगा। तो ऐसे करके ग्रेजुअली ये इवॉल्व किया। यहाँ तक क्लियर है सभी को?